आप सभी को नमस्कार। इस उम्मीद आशा के साथ करता हूं कि आप सभी को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल होगा। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का, बहुत बहुत सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? तो स्वागत आप सभी स्टूडेंट्स का। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे कि आप सभी को ऑडिबल हूं प्रॉपर तरीके से। तो आज की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर में देखेंगे कुछ क्या ऐसे खास न्यूज़ हैं आप सभी लोगों के लिए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस आने वाले सितंबर में, इस पूरे 2025 में बहुत ही ज़्यादा एग्जाम, बहुत ही अच्छे एग्जाम्स आप सभी के साथ हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए कि आप सभी को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल हूँ। स्वागत आप सभी स्टूडेंट्स का। तो आप सभी को पता है डेली क्लासेस करते हैं हम लोग करंट अफेयर की, और आप सभी को शुरुआत में ही बता दूं, कल शाम को 6 बजे मतलब 10 सितंबर शाम को 6 बजे आप सभी को एक साल का कंप्लीट करंट अफेयर जो है, टॉप ऐसे 500 सवाल लेकर आ रहा हूं। कल शाम को 6 बजे जुड़ना ना भूलिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। शाम को 6 बजे क्लास होगी। ये 500 सवाल होंगे आप सभी के ये, और ये 500 सवाल वो इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए जो भी बच्चे बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, और प्लस जो एसएससी वाले बच्चे देने जा रहे हैं कमिंग, जो कि 12 तारीख से स्टार्ट है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। बाकी जो अदर बच्चे हैं, अदर एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो आप रेलवे वाला देने जा रहे हैं या यूपीएसआई वाला या कोई भी अदर एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं। तो सभी लोग कल शाम को 6 बजे ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में जुड़िएगा। टॉप 500 क्वेश्चंस हम सभी लोग एक सेशन के अंदर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डेली करंट अफेयर की आप सभी लोगों की यहाँ क्लास मिल रही है, जिसमें आप सभी को पता है क्लासेस किस तरीके से होती हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं वो सभी करंट अफेयर जो कि लास्ट क्लास में मतलब हम रिविजन कर रहे होते हैं, फिर हम लोग कर रहे हैं आज के करंट अफेयर, फिर आप सभी को कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन हो रहा होता है, और लास्ट में एक आपके लिए होमवर्क का सवाल होता है। तो आप सभी लोगों को इस तरीके से कंप्लीट ये सेशन मैं करवा रहा होता हूं। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। स्वागत करने से पहले और शुरुआत करने से पहले एक छोटे से मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरुआत करते हैं कि जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज पक्का कीजिए, वो है कोशिश। क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सच में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आपके हाथ में है, जो वो है कोशिश। अगर आप अपने सफल जीवन के लिए अगर निरंतर प्रयास करते रहते हैं, अगर आप असफल हो जाते हैं, तो माइंड में एक चीज हमेशा एक बार और लेके आई कि क्या पता आपकी एक आखिरी कोशिश आपको आपके सपने मुकाम तक पहुंचा सके। तो एक इसलिए हमेशा जीवन में कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और बिन कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, जो कि रिवीजन वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो फटाफट बताएंगे। यस बैंक के अशांकलिक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द पार्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक? सुनील मेहता, आर गांधी, राजेश कुमार या प्रशांत कुमार? सो क्या आपका बिल्कुल सही आंसर होगा? बिल्कुल बेटा, आर गांधी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, आपका ऑनलाइन फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है आपके कहां पर? आंसर होगा असम, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चॉइस अपॉइंट किया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे किसको किया है भाई? मोहम्मद सिराज को, जो कि ऐसे स्पोर्ट्स शूज और स्पोर्ट्स टी शर्ट्स कैजुअल्स जो है वो बना रहा होता है ये आपका स्केचर। अगले सवाल पे आते हैं, किस देश ने भारत की मलक्का जल बडम भूमध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, जिसमें आप सभी को बताया था अप्रोक्स 60% से भी ज्यादा जो ट्रेड है दुनिया का, वो आपके इसी स्ट्रेट से हो रहा होता है, जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने कल वाली क्लास में दी हुई है, तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल है, इसरो का कुलशेखर पट्टिनम प्रक्षेपण केंद्र किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो आप सभी को पता है इसरो का जो कुलशेखरपट्टनम लॉन्च जो है वो 2026 तक कर दिया जाएगा, जो कि एक काफी बेहतर होगा आपके स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, जहां पे स्पेसिफिकली एसएसएलवी लॉन्च व्हीकल्स का यूज किया जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, यूएस ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अरण्या सबलेंका, सेरेना विलियम्स को, आपका कोको गॉफ या ईगा स्वीटेक? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल बेटा, आर्यना सबलेंका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश ने अपने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है
ये कर दिया गया है डिफेंस डिपार्टमेंट को चेंज करके। तो किसने किया है भैया? अमेरिका ने चेंज किया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। पेंटागन इसका नाम था, जिसमें आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया गया है। अगला सवाल है, किस भारतीय फिल्म को पेरिस में होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, गंगे सुर सीन फेस्टिवल के लिए जो चुना गया है वो है गुड बाय गुरुजी। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा इस फेस्टिवल का नाम, कि गंगे सुर सीन फेस्टिवल जो है ये जो आपका पेरिस के अंदर होने वाला है, इस फेस्टिवल का नाम भी याद रखिएगा कि गुड बाय गुरुजी को किस फेस्टिवल के लिए चुना गया है और किस देश के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो पेरिस देश है और गंगे सुर सीन फेस्टिवल जो है इसका त्योहार है। अगला सवाल है, तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है। अमित शाह, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह को। अगले सवाल पे आते हैं, तो इरफान अली किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आप सभी को पता है गुयाना के जो है दोबारा से राष्ट्रपति जो है वो आपके चुने गए हैं। कौन? मोहम्मद इरफान अली। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडियन बेस्ड है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। सो लेट्स बिगिन टुडेज न्यूज एनालिसिस विद अभिषेक सर विद टॉपिक वाइज करंट अफेयर। आप सभी को पता है डेली क्लासेस में करवा रहा होता हूं, तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। तो पहले सवाल के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाफट बताएंगे, लिवाइस या फिर लेविस बोल लीजिए, किसने ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? कुछ भी नहीं बोल लीजिए क्योंकि लिवाइस वैसे होता है। तो याद रखेंगे, आपके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है आपके आलिया भट्ट को, जो कि आपके लेवाइस की होने वाली हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। याद रखेंगे, लेवाइस ने आलिया भट्ट को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो इनको अपॉइंट किया गया है, जिसका मेन जो एम है, मेन उद्देश्य है वो है कि महिलाओं के लिए लेवाइस के नए फैशन और विजन को एक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ावा देना। और लेवाइस एक आपको पता है एक अमेरिकी कपड़ों का एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफी फेमस है आपके अलग अलग देशों में। अपने देश में भी काफी ज्यादा इस ब्रांड की सराहना की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, खासतौर पर अपनी ये डेनिम जींस के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा जाना जाता है, जिस ब्रांड का नाम है लेविस। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर हम रिसेंट में देखें कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप सभी को याद होना चाहिए, इंडिया गेट बासमती चावल के हैं अमिताभ बच्चन, फिक्की फ्रेम्स के जो है आयुष्मान खुराना है, प्यूमा इंडिया के जो है वो पीवी सिंधु हैं, खो खो विश्व कप 2025 के सलमान खान हैं, थाईलैंड पर्यटन सोनू सूद हैं, और झारखंड विधानसभा चुनाव के महेंद्र सिंह धोनी हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन के पंकज त्रिपाठी हैं, और जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के मनु भाकर जी हैं। ये आपके कुल ब्रांड एम्बेसडर हैं 2025 में जो अपॉइंट किए गए हैं, या फिर जो पहले अपॉइंटमेंट्स हो रखे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में किस देश ने कोलन कैंसर वैक्सीन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कोलन कैंसर वैक्सीन का अनावरण जो है रिसेंटली जो है वो अनवील किया गया है, कोलन कैंसर वैक्सीन का किस देश के द्वारा? तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल बेटा, रशिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आपको पता होना चाहिए कि रशिया के अंदर एक एजेंसी है जिसका नाम है FMBA। FMBA का यहाँ पे फुल फॉर्म है फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी। ये जो फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी है, इसने 2025 की जो EEF है 2025 का, इसके साथ इन्होंने मिलकर यह घोषणा की है। EEF क्या है? यह आपका, इसका मतलब है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। EEF का मतलब क्या है? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, यहां पे इन्होंने अपनी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से घोषणा करी है कि उन्होंने कोलन कैंसर जो कि आंत में होता है, ठीक है, ये कोलन कैंसर को खत्म करने के लिए एक नई वैक्सीन जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया है, FMBA के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। अब इससे आप सभी लोगों को बता दो, एक टेस्टिंग भी करी गई, मतलब प्री क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं उसमें ट्रायल्स में टेस्ट किया गया कि इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया। उस टेस्ट में आपको समझा दूं मैं, इस वैक्सीन ने ट्यूमर को, आकार जो होता है ट्यूमर के आकार को, उसकी काफी जो है उसको 60 से 80% तक जो है घटाने में हेल्पफुल रहा है ये वैक्सीन। और मरीज के जो जीवन है, जो सर्वाइवल रेट है, उसमें भी काफी सुधार देखने को मिला है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखें, जो ट्यूमर का साइज है वो आपका, ट्यूमर का जो साइज है वो रेड्यूस हुआ है इस टेस्टिंग के बाद, ठीक है। और दूसरा चीज अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो सर्वाइवल रेट है एक ह्यूमन बींग का, वो भी आपका आपका बढ़ा है पहले के कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी चीज कि इस वैक्सीन का कोई भी एडवर्स इफेक्ट जो है वो नहीं रहा है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट जो है वो किसी भी प्रकार का नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्री क्लिनिकल टेस्ट के अंदर पाए गए हैं, ये आपका महत्वपूर्ण जो रूस के द्वारा ये आपका डेवलप किया गया है वैक्सीन। अब खास बात है इसके अंदर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ये जो आपका कोलोरेक्टल कैंसर जो है, इसके लिए रूस की पहली ऐसी ये इम्यूनोथेरेपी मानी जा रही है, जो कि कोलोरेक्टल कैंसर का मतलब ही यही होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत होती है, और या फिर रेक्टम जो होता है, एक्चुअली ये जो कैंसर होता कहाँ है, ये जो अगर हम इसकी बात करें कोलन कैंसर की, अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो ये कैंसर कहाँ पे होता है बेसिकली हम समझें तो ये होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ये कैंसर होता है ज्यादातर। और या फिर अगर हम लोग बात करें ये होता है रेक्टम में, ठीक है, रेक्टम में, जिसको आप मलाशय बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दोनों जगह पे ये कोलन कैंसर ज्यादातर आपका देखने को मिलता है, और यही कोलन कैंसर को ठीक करने के लिए ये आपका वैक्सीन तैयार किया गया है रूस के एफएमबीए के द्वारा। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, और एफएमबीए इस पर भी काम कर रही है, ग्लियोब्लास्टोमा ब्रेन कैंसर जिसको आप बोलते हैं, या मेलानोमा जिसको स्किन कैंसर बोलते हैं, इसके लिए भी जो है आपका रूस जो है एफएमबीए जो है वो तैयार कर रहा है खुद को। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि अभिषेक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे मिल जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये जो ग्लियोब्लास्टोमा और आपका ये जो मेलानोमा है, इसके लिए भी आपका ये जो रूस है एफएमबीए जो है इनका ये वैक्सीन बनाने पे लगा हुआ है कि किस तरीके से कैंसर को दूर किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अगला सवाल है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 वह किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल बन सकते हैं कि किसने विकसित की है वैक्सीन को, तो रशिया के एफएमबीए ने की है। किस कैंसर के लिए किया है, तो याद रखेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के लिए किया है, या फिर कोलन कैंसर के लिए किया है। कहां पर घोषणा हुई है, तो याद रखेंगे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2025 में हुई है, 25 में हुई है। कितना असर किया है इसने, 60 से 80% तक साइज में कमी आई है ट्यूमर के। किस प्रकार की थेरेपी है ये, तो याद रखेंगे इम्यूनोथेरेपी है। और याद रखिएगा एफएमबीए किन बीमारियों की वैक्सीन बना रहा है, तो ये भी याद रखेंगे ग्लियोब्लास्टोमा और मेलानोमा नामक की वैक्सीन बना रहा है, जिससे आपकी ब्रेन कैंसर या फिर कहें स्किन कैंसर को खत्म किया जा सकेगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। आते हैं अपने अगले सवाल का, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे आप सभी लोग इस सवाल का। सवाल है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो आप सभी लोग फटाफट इसका आंसर कर देंगे जो भी बच्चे हैं। बिल्कुल ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैक्स वर्स्टेपन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मैक्स वर्स्टेपन जो रेड बुल रेसिंग ने 2025 के इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतकर 2025 फॉर्मूला का एक सीजन में अपनी तीसरी जीत हासिल की है। एक सिंगल सीजन में 3 जीत कर हासिल किया इन्होंने मैक्स वर्स्टेपन ने। आप सभी को इनके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप सभी को बता दूं कल वाली न्यूज में बहुत सारे ऐसे न्यूज जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहे, तो आज काफी न्यूज आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिलेंगे। 2025 इटालियन ग्रांड प्री इतिहास का सबसे तेज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स थी ये 2025 वाली। लैंडो नॉरिस जो कि मैक्लोरेन दूसरे स्थान पर रहे हैं, और आपके ऑस्कर पियास्त्री मैक्लेरन जो है वो आपके तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगर हम लोग देखें 2025 की फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता अभी कौन कौन रहे हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स के जॉर्ज रसेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन नहीं है बेटा, ऑस्ट्रियन है, ध्यान रखिए। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के आपके लैंडो नॉरिस रहे हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के लैंडो नॉरिस रहे हैं, और आपके बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के ऑस्कर पियास्त्री रहे हैं, हैंगरीन ग्रैंड प्रिक्स के लैंडो नॉरिस रहे हैं, और आपके डच ग्रैंड प्रिक्स के ऑस्कर पियास्त्री रहे। तो ऑस्कर पियास्त्री के बारे में इसके पहले भी मैं समझा चुका हूं, काफी बेहतर तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है इस फॉर्मूला रेस में। अगला है आपके पास उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये ओफेक 19 का प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो किसने लॉन्च करी है आपकी स्पाइस सैटेलाइट ओफेक 19? जापान ने, इजराइल ने, इंडिया या फिर अमेरिका ने? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, इजराइल देश ने
एक अपना ओफेक नामक का जासूसी उपग्रह जो है ये लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? ओफेक 19। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो इसका नाम भी याद, क्योंकि सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ये लॉन्च किया गया है। ओफेक 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग एक बात पहले भी याद रखिएगा कि ये सैटेलाइट ऐसा एक सैटेलाइट है जो कि ये सर्वेलेंस रखने में मदद करेगा, चाहे फिर वो दिन रात हो, चाहे फिर वो मौसम की निगरानी हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार की वेदर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो सारे सैटेलाइट, ये सैटेलाइट जो है पूरा उसका ख्याल रखेगा। स्पेसिफिकली देखें तो सबसे इसकी ज्यादा जो है कि अप्रोक्स 0.5 मीटर, मतलब अप्रोक्स आधा मीटर की दूरी को भी ये इतने क्लियर इमेज के साथ ये दिखा पाएगा, जिससे कि काफी डिटेल में नॉलेज पता लग पाएगी आपके जो यहाँ के साइंटिस्ट्स हैं। आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है। क्या मुख्य उद्देश्य है आपका कि इसको लॉन्च करने का? कि ये जो ईरान है, या फिर ये जो सीरिया है, या फिर आपका ये जो हिजबुल्लाह है, ठीक है, हिजबुल्लाह है, इस पर कड़ी से कड़ी जो नजर है वो बनाकर रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है हमेशा खतरा बना रहता है इनके द्वारा। तो आप सभी लोग जो भी हैं, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ये सारी चीजें। आप सभी लोगों को मैंने बता दिया कि आधे मीटर से भी कम रेजोल्यूशन की तस्वीरें प्रदान कर पाएगा, और ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय खतरों पर भी ये नजर करता रहेगा। ये इसका मेन एम है। इजराइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ की राजधानी है यरूशलेम, करेंसी है यहाँ की इजरायली न्यू शेकेल, और 1948 में ब्रिटिश जनादेश समाप्त होने के बाद इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। इजराइल एक पड़ोसी देश है। कौन? किसके किसके? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट इसके जो है आपके, ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा जॉर्डन, ये रहा इजिप्ट, ये रहा आपका लेबनान, एक सेकेंड, ये रहा इजिप्ट, ये रहा आपका लेबनान, और ये रहा आपका सीरिया। तो ये रहा आपका, अगर आप लोग देखेंगे, ये रहा इजराइल। बहुत मैप को बड़ा करने के बाद देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे चारों तरफ से पड़ोसी हैं, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, जो देखने को मिलते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो इसके बाद आप सभी को बता दूं, गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है इजराइल की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, जो कि फिलिस्तीन के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंदर आते हैं। आप सभी लोगों को बता दूं, ये वाला जो पार्ट है गाजा वाला, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इधर वेस्ट बैंक वाला, ये जो वेस्ट बैंक, और ये आपको पता है इधर वेस्ट बंगाल, ये इधर इजराइल वाला पार्ट ये रहा। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है ये इसी की तो मेन लड़ाई है। यहाँ पे ये रहा गाजा और ये रहा वेस्ट बंगाल, तो मेन लड़ाई तो इसी की है। आप सभी लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। इस क्षेत्र को लेकर इजराइल हमेशा फिलिस्तीन के बीच के लंबे समय से इनके बीच में विवाद चलता ही आ रहा है। तो रिसेंट में आप सभी को बता दूं कौन कौन से ऐसे उपग्रह लॉन्च किए गए हैं किस किस देश के अंदर। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, नाहिद 2 उपग्रह जो है वो आपके ईरान में लॉन्च किया गया है, ईरान के द्वारा किया गया है। निसार जो कि भारत और अमेरिका संयुक्त मिशन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए निसार का ही मतलब होता है, निसार का मतलब था एन फॉर नासा, IS फॉर इसरो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ड्रोर 1 जो है इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। एसएम सेट जो है भारत असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिशिबिकी 6 जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। PRSCEON पाकिस्तान चीन की सहायता से लॉन्च किया है और इसको कोई जरूरत भी बिना सहायता के कर भी नहीं सकता। GSAT 20 जो है वो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। तृष्णा भारत प्लस फ्रांस का जो संयुक्त मिशन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। पार्स 1 ईरान के रूस की सहायता से लॉन्च किया गया। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे चंद्रयान 5 जो है वो किस देश के साथ भारत ने जो है एग्रीमेंट किया है लॉन्च करने के लिए, चंद्रयान 5। तो आप सभी लोग बताएंगे सवाल नंबर 5 का आंसर। अनुतिन चारनविराकुल किस देश के प्रधानमंत्री जो हैं बने हैं? अनुतिन चारनविराकुल हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बिल्कुल डी, आपका थाईलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में पढ़ना बड़ा जरूरी है, आप सभी लोगों को समझिए कि जो थाईलैंड की संसद है ना, उसने उद्योगपति है यहाँ के एक अनुतिन चारनविराकुल, ये देश के प्रधानमंत्री जो हैं ये चुने गए हैं। आपको मैं इसको बता दूं, पिछले 2 वर्षों में देखिए तो ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं। मतलब पिछले 2 वर्षों में तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में ये चुने गए हैं, समझ रहे हैं? मतलब 3 प्रधानमंत्री 2 वर्षों के अंदर चुने जा चुके हैं। इन्होंने पेंतोरगाटान शिनावात्रा का स्थान लिया। आप सभी को याद है मैंने एक न्यूज कवर किया था कि जो पेंतोंगाटान शिनवात्रा हैं, ये आपके कंबोडिया के एक ऐसे पूर्व लीडर से इनकी एक कॉल जो है वो वायरल होती है, या फिर कह लीजिए कि ये आपका आउट होती है।
जिसके वजह से इसमें ये बोलते हुए दिखती हैं। आपको पता है कि जमीनी का जो विवाद है वो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में काफी समय से चलता आ रहा था, और अगर ये प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए एक दुश्मन देश से बात कर रही है, वो भी सबसे बड़ी बात करना नहीं था, बात ये था कि उनको इन्होंने अंकल बोल दिया। अब ये जो अंकल बोल दिया और साथ ही साथ अपने ही देश के, क्योंकि ये थाईलैंड की थी, तो इन्होंने अपने ही देश के एक चीफ ऑफ कमांडर थे, उनकी इन्होंने इन अंकल जी से, जो आपके कंबोडिया के पूर्व लीडर थे कंबोडिया के, इनके साथ इन अंकल जी से इन्होंने इन कमांडर भाई साहब की थोड़ी सी क्रिटिसिज्म कर दिया, मतलब आलोचना कर दी। तो कहीं ना कहीं इसके बिहाफ पे कोर्ट ने इनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया, या फिर कह दिया इनको पद से हटा दिया। कारण ये बताया कि भैया ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है, और कहीं ना कहीं ये संवैधानिक न्यायालय के पद से, संवैधानिक न्यायालय के तौर पे इनको माना गया कि ये कहीं ना कहीं गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जिसके वजह से इनको हटा दिया। आप सभी लोगों को पता है, तो ये जो फोन कॉल लीक हुई थी, ये एक एथिक वायलेशन के रूप में माना गया आपके क्या बोलते हैं थाईलैंड के अंदर, और राष्ट्रहित की अवहेलना के रूप में इसको देखा गया। कोर्ट ने माना कि इस कॉल में आपके जो पेंटोक टान दे, इन्होंने राष्ट्रहित की जगह व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दी, जिससे जनता का नेतृत्व में भरोसा कम हुआ। और ये तीसरा मेन जो मुद्दा था वो ये था कि संवैधानिक और नैतिक मानकों का यहाँ पे वायलेशन हुआ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गंभीर नैतिक उल्लंघन के सीरियस एथिकल मिसकंडक्ट था, जिसने संविधान के इनके संविधान की धारा 160 और 170 के तहत इनको उनके पद को समाप्त किया जाना जरूरी था। और आप सभी को पता है 6-3 के बहुमत से ये कोर्ट में डिसीजन आता है और इनको हटा दिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, थाईलैंड के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो सियाम नामक का एक जगह वो यहाँ पे जाना जाता है, राजधानी बैंकॉक, सियाम इसको सियाम के नाम से भी जाना जाता है, राजधानी यहाँ की बैंकॉक है, मुद्रा है यहाँ पे बेहत। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय अगर नियुक्तियां देखें अभी कौन कौन सी हुई है, तो कमला प्रसाद बिसेसर आपके प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो के बने हैं, और इसके बाद लॉरेंस वोग प्रधानमंत्री सिंगापुर के बने हैं, और मुख्तार बोबोयो ये कोप 1929 के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, डिल्मा रोसेफ ब्रिक्स बैंक्स के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। इसके बाद पोप लियो 14 जो है वो आपके रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में चुने गए हैं। फ्रेडरिक मर्ज जो है वो जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में चुने गए हैं। कामिल इदरिस जो है वो आपके प्रधानमंत्री बने हैं सूडान के, और सलीम बिन ब्रिक जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं आपके यमन के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 82वें 82वें जो वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 2025 में ओरिजोंटी सेक्शन में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, ये सवाल याद रखेंगे। Who has won the best director award in the Horizonte section at the 82nd Venice International Film Festival 2025? कहां पर मिला है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कौन सा अवार्ड मिला है? तो याद रखेंगे वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत आपका ओरिजोंटी सेक्शन में ये जो है आपका मिला, ओरिजेंटल सेक्शन में अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का, और किसको दिया गया है? अन्नपूर्णा रॉय को दिया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इंडियन फिल्म मेकर अन्नपूर्णा रॉय को, ये पहली ऐसी डायरेक्टर हैं जिनको 82nd वो वाला जो आपका वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का है ये मिला गया है। और आप सभी को बता दूं ये पुरस्कार उन्हें फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज जो है इस सॉन्ग्स के बिहाफ पे इनको मिला है। और आप सभी को बता दूं ये सॉन्ग्स नहीं, इस मूवी के बिहाफ पे इनको मिला गया है, और ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय फीमेल डायरेक्टर बनी है, फीमेल के रूप में डायरेक्टर बनी है। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने प्रेजेंट किया है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। पुरस्कार अगर हम देखें अवार्ड्स ऐसे जो 2025 में मिले हैं तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 का अवार्ड देखिए तो मारियांगला हंगरिया जो कि ब्राजील की हैं उनको मिला है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड जो है 2025 का वो सर्वप्रिया सांगवान जी को मिला है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 का जो है ला प्रेस अखबार निगार कुआ को दिया गया है। तो और विश्व कानून कांग्रेस सम्मान जो है पहले भारतीय ऐसे वकील हैं जिसको भुवन रेभु जो इनको मिला गया है आपका विश्व कानून कांग्रेस सम्मान। इसके बाद देखिए फ्रांसीसी सम्मान 2025 जो है वो आपके पायल कपाड़िया को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 का कुमार मंगलम बिरला जी को मिला गया है। और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 का आपके डॉक्टर अच्युत सामंत जी को दिया गया है। और
दलित साहित्य पुरस्कार 2025 का पी शिवकामी जी को दिया गया है। और स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी का सम्मान देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अवार्ड थे 2025 में जो दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 जो है, नेपाल में आप सभी को पता है कितना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, आप सभी को मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेपाल में 4 सितंबर 2025 को शुरू हुआ एक सरकार विरोधी प्रदर्शन। आप सभी को पता होगा, अभी रिसेंट में मैंने एक न्यूज पढ़ाया था कि नेपाल के अंदर 26 ऐसे अमेरिकी जो आपके सोशल मीडिया एप्स थे उनके ऊपर नेपाल ने बैन लगा दिया था, जिसमें इसलिए इस पे रीजन बताया था कि यहाँ के जो आपके जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं नेपाल की सोशल मीडिया के ऊपर जो इन सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फिर वो आपका फेसबुक हो, चाहे फिर वो आपका ट्विटर हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दिखाई जाती है जिससे नेपाल के जो कल्चर है, जो नेपाल के एक्टिविटीज, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो कहीं ना कहीं हनन होता है, वॉयलेशन होता है। और दूसरा रीजन ये बताया है कि कहीं ना कहीं जो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है नेपाल के अंदर किसी भी एप्स को चलने का, वो प्रोसेस इन्होंने नहीं माना। किसने नहीं माना? इन अमेरिकी एप्स ने। नेपाल का कहना था कि एक रजिस्ट्रार ऑफिस जो है, एक जो है ऑफिशियल इन एप्लीकेशंस के आपके नेपाल के अंदर होना चाहिए, जिसके वजह से ये जो नेपाल है उन ऑफिसेस को रेगुलेट कर सके। मतलब अगर किसी भी प्रकार का अगर सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसे एक्शंस आ रहे हैं जिसके वजह से कोई दिक्कत हो सकती है हमारे देश के अंदर, नेपाल के अंदर, तो नेपाल चाहेगा उस पोस्ट को हटाना, जिससे दंगा फसाद हो सकता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या कि कहीं भी अगर पोस्ट होता है तो उसको हटाया जा सके। तो इस रेगुलेट करने के लिए नेपाल चाहती थी, लेकिन अमेरिका ने इस नेपाल की बात नहीं मानी, और नहीं मानी इस वजह से नेपाल ने इन सभी 26 समेत एप्लीकेशंस को, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। और इसके पीछे कारण ये बताया कि अब दिक्कत क्या हुई, यहां पे तो एक हुआ कि भाई यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनका एक्शन इसलिए लिया गया कि जो नेपाल की हमारी सोशल एक्टिविटीज या सोशल कल्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपके जो हमारे देश के रेगुलेशन है वो वायलेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो जेनजीज हैं, जेनजीज का मतलब क्या है यहाँ पे आप सभी लोग जान लीजिए। जो जेनजीज हैं, जेनजीज का मतलब उनको बोला जाता है जो कि अक्सर अगर आप लोग देखें तो जो 1990 के बाद आए, या फिर आप लोग कह लीजिए जो इंटरनेट की दुनिया में कदम जिन्होंने रखा, जैसे हम लोग भी कह सकते हो, या फिर आपके जो बच्चे जब से मतलब कुल मिला के इंटरनेट की परिभाषा आई, इंटरनेट डेवलप हुआ, इंटरनेट के साथ साथ वो भी खुद को डेवलप किए, और वो इस तरीके से आज हो चुके हैं कि विदाउट इंटरनेट उनका किसी तरीके से कार्य नहीं चल सकता, विदाउट सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे कार्य नहीं चल सकता। और आप सभी को पता है सबसे ज्यादा जो है इस समय इंटरनेट पर अगर अवेलेबल रहता है, एक्टिव रहता है, तो हमारे जेनजीज हैं। तो आप सभी लोगों को बता दो, जेनजीज ने इस तरीके से पूरा विरोध किया इस बात का कि कहीं ना कहीं सरकार इस वजह से ये बैन किया है एप्लीकेशन, इन सोशल मीडिया एप्स को, क्योंकि इन सोशल मीडिया एप्स पे यहाँ के जो नेपाल के अंदर जो जेनजीज रह रहे हैं या फिर जो और पीपल्स रह रहे हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो बहुत ज्यादा हाइप होता है, मतलब बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सरकार की बुराइयां लिखी होती हैं उसके अंदर, उन सोशल मीडिया पे। इस वजह से सरकार इन एप्लीकेशंस को बंद करना चाह रही है, ऐसा इन जेनजीज का मानना है। क्या एक्चुअल में सही है क्या नहीं सही है वो बात की बात है। दूसरा चीज, ऐसा यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इन दंगों को बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नेपाल धीरे धीरे अब वो चाइना की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जेनजीज लोग काफी बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये इनका प्रदर्शन इस तरह पहुंच चुका है कि ये आपके वहां पे चले जाते हैं, आपके यहाँ के संसद के ऊपर चढ़ जाते हैं। आपको वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब 2024 में ऐसा ही दंगा फसाद हुआ था, और सत्ता पलट हो जाते हैं जब ऐसे ऐसे दंगा फसाद होते हैं। लेकिन वो दंगा फसाद 2024 में आपका बांग्लादेश के अंदर हुआ था, जो कि छात्रों ने ही किया था, आप सभी को याद हो। और वो ऐसा दंगा फसाद हुआ कि कहीं ना कहीं जो वहां की आपके हसीना जी थे, ठीक है,
उनका शेख हसीना जी थे, उनको भागना पड़ा और संसद के ऊपर जो है पूरी तरीके से यहाँ के छात्रों ने पूरा हमला बोला और साथ ही साथ शेख हसीना को पूरी तरीके से ये ऑर्डर देना पड़ा कि शूट एट साइट, कोई भी दिखे उसको मार दो अगर कोई भी ऐसा दंगा फसाद करता दिखता है। और काफी लोगों की उसमें जान गई। और इसी तरीके से आप सभी को याद हो फिर अब मोहम्मद यूनुस जो है यहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाते हैं। तो सत्ता पलट हो जाता है जब ऐसे दंगा फसाद होते हैं। और इसी तरीके का अब आप सभी को बताएं, यहाँ के जो नेपाल के रमेश लेखक जी हैं गृह मंत्री, ये रमेश लेखक जो हैं यहाँ पे इस्तीफा दे देते हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों की मांग सही है, लेकिन छात्रों की मतलब ये जो जेनजीज हैं इनकी मांग सही है लेकिन इस पर हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से। ये कौन किसने बोला? रमेश लेखक थे जो यहाँ के होम मिनिस्टर थे। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो ये मेन मुद्दा ही जो चल रहा है, ये चल रहा है आप सभी लोगों का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन किए गए हैं इसके वजह से। तो आप लोग याद रखिएगा 4 सितंबर 2025 से आपका ये शुरू किया था। ऐसे 7 शहरों के अंदर, नेपाल के ऐसे 7 सिटी के अंदर जो है वो अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और शूट एट साइट का मोहम्मद यूनुस के द्वारा शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। और सबसे बड़ी चीज मुद्दा ये है कि यहाँ पे 19 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, 350 से ज्यादा जो आपके जेनजीज हैं वो घायल हो चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, हमें समझने की जरूरत है। और आप सभी को यह भी समझने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कि नेपाल हमेशा जब जब ऐसे दंगा फसाद हुए हैं, चाहे फिर वो 2021 का म्यांमार में हो, चाहे 2023 2022 में आपका श्रीलंका के अंदर हो, और चाहे फिर वो 2024 में आपका बांग्लादेश के अंदर हो, और अब 2025 में जब नेपाल के अंदर है, जब जब ऐसा हुआ है तब तब सत्ता पलट हुई है। तो म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और 2025 में अब नेपाल की बारी है। आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपाल सरकार द्वारा ये जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए गए हैं, इसके वजह से ये दंगा फसाद हो जा रहा है। सवाल नंबर 8 है, यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, हॉकी एशिया कप 2025 जो है पुरुष का खिताब किसने जीता है? बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप सभी को स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आपका हॉकी एशिया कप 2025 का बिहार के अंदर खेला गया, जिसमें आपका भारत चौथी बार इस एशिया कप का टाइटल जीत रहा है और मतलब जीत चुका है। आप सभी को बता दूं, भारत जो एशिया कप का चैंपियन बना है, कोरिया को 4-1 से हराकर ये विश्व कप, ये आपका एशिया कप को एशिया कप के टाइटल को जीता है। और इसकी मेजबानी जो है वो भारत की है। और आप सभी को बता दूं, आपके बिहार के राजगीर शहर में इसका आयोजन हुआ था। 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक इन 8 टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ यहाँ पे इस खेल को कंडक्ट किया। स्थान अगर देखें तो बिहार के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में ये खेला गया। चैंपियन भारत आपका चौथा खिताब जो कि जीतकर आगे बढ़ा। उप विजेता देखें तो आपका दक्षिण कोरिया रहा और तीसरे स्थान पर मलेशिया रहा। आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके साथ अगर टॉप स्कोरर देखें तो सर्वाधिक गोल जो है वो अखीमुल्लाह अनवर जो कि गोल मलेशिया के थे, 12 गोल इन्होंने किए। सर्वाधिक खिलाड़ी जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो आपके अभिषेक नैन जो भारत के रहे, और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी एडविल वाल्फियन जैफरनिस मलेशिया के रहे, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है वो आपके किम जोन योंग दक्षिण कोरिया के रहे। अरे यही मुझे लगा किम जोन खेलने आया था क्या भाई, है ठीक है। तो भारत कब कब विजेता बना है एशिया कप का, आप सभी लोग याद रखिएगा। 2003 में पाकिस्तान को 4-2 से हराया था, 2007 में कोरिया 7-2 से हराया था, और 2017 में मलेशिया को 2-1 से हराया था। 2025 में अब फिर से साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार चैंपियन बना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, इंडिया एम्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस बाय विच ईयर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत यहां लक्ष्य जो है 2030 तक दालों के उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, ऐसा मानना है। कब तक? 2030 तक। देखिए आप सभी को बता दूं, जो पल्सेस होती है ना, पल्सेस वो बड़े महत्वपूर्ण, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छे लेवल पे पाया जाता है और ये हम बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। आपके म्यांमार से हो गया या फिर आपके यहाँ से कनाडा से हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे देश, अभी मैं बताऊंगा ऐसे कितने देशों से हम लोग बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट करते हैं पल्सेस, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी भारी मात्रा में हमें इंपोर्ट की वजह से हमारा जो करेंसी है वो बाहर जा रहा होता है। तो हमने कोशिश किया है कि 2030 तक अप्रोक्स हम
सेल्फ सफिशिएंट होते हुए अप्रोक्स 32.1 मिलियन टन 1 मिलियन टन का जो है वो हम प्रोडक्शन कर सकें पल्सेस का। समझ में आ रही है बात? 32.1 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर सके 2030 तक। और हमारा टारगेट है कि जब हमें आज़ादी के 2047 में आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, उस समय हम लोग अप्रोक्स 50.7 मिलियन टन जो है वो हम लोग प्रोडक्शन कर सकें आपके पल्सेस का। क्यों जरूरी है ये लक्ष्य, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो भारत दालों का एक्चुअल में सबसे बड़ा कंज्यूमर है। भारत काफी बड़ी लेवल पे इंपोर्ट करता है दालों को, लेकिन हर साल लाखों टन दाल जो आयात कर रहा है भारत, इसको काफी नुकसान होता है किसानों को, क्योंकि जब सबसे ज्यादा अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा, हम किसानों की जो हमारे डोमेस्टिक पल्सेस है वो बहुत ज्यादा नहीं बिक पाएगी। तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा फायदा, इससे जो आपके बेनिफिट हो पाएंगे वो बेनिफिट ये होगा, जब ये लक्ष्य हम पूरा कर रहे होंगे तो जो आपकी फार्मर्स हैं उनकी इनकम में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। ठीक है, उनकी इनकम जो है वो बढ़ पाएगी। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे जो आयात पे हमारा खर्च हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा, इंपोर्ट जो है वो हमारा जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा, जिसकी वजह से हमारा पैसा देश के अंदर ही रहेगा और हम वो पैसा कहीं और किसी काम में लगा सकेंगे। तीसरा बेनिफिट अगर हम लोग यहाँ से पढ़ने का प्रयास करें तो सबसे बड़ा, देश की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी मजबूत होगी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी जो है हमारे देश के अंदर वो भी काफी बड़े लेवल पर जो है वो स्ट्रांग हो सकेगी जब हम लोग खुद का सेल्फ सफिशिएंट हो रहे होंगे। तो इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। सरकार ने मतलब नीति आयोग, जिसमें आप सभी को पता है नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके बनाया गया था। इसको हम लोग देश के अंदर थिंक टैंक भी बोलते हैं, जिसको आप सभी को पता है इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसको अध्यक्ष को नरेंद्र मोदी जी को मतलब प्रधानमंत्री को माना जाता है। इसका उद्देश्य ही यही है कि भारत को दालों का उत्पादन का निर्भर बनाना और 2030 तक ये आपका आत्मनिर्भरता बनाना और दालों का उत्पादन 2 गुना करना, ये 2047 तक का टारगेट रखा गया है। और ये कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, तो याद रखिएगा। नीति आयोग के बारे में पढ़ने का प्रयास करें तो 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापना करी गई, इसको अस्तित्व में लेकर आया गया। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष जो इस समय है वो सुमन बेरी जी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो BVR सुब्रमण्यम जी हैं। नीति आयोग का मुख्य काम है भारत सरकार के लिए पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक सलाह देना, इसीलिए भारत के नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल और आखिरी सवाल है आप सभी के, क्वेश्चन नंबर 10, यूएस ओपन टेनिस 2025 का जो पुरुष सिंगल था, ठीक है, जो आपका मेन सिंगल है, वो किसने जीता है इस खिताब को? तो आप सभी लोग फटाफट आंसर कर देंगे। क्या इसका सही आंसर होगा? बिल्कुल बेटा, आपका बी बिल्कुल सही आंसर, कार्लोस अल्कराज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने ये टाइटल जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें तो यूएस ओपन टेनिस 2025 का 24 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक ये हेल्ड हुआ, जिसका संस्करण था एडिशन 145 एडिशन में। सतह देखे तो हार्ड कोर्ट के अंदर ये हुआ और आपका स्थान देखे कहां पर हुआ तो न्यूयॉर्क शहर के अमेरिका के अंदर ये खेला गया, जिसमें मेंस टाइटल विजेता जो है वो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं वो रहे हैं और उप विजेता रहे हैं आपके यानिक सिनर जो कि इटली के रहे हैं। महिला एकल, अगर आपका वुमेन सिंगल की बात करें तो अरीना सबालोंका बेलारूस की हैं। अभी आप लोगों को कल या परसों मैंने कवर किया था इस न्यूज को। उप विजेता जो हैं वो अमांडा एनिसिमोवा अमेरिका के हैं, ये आपके उप विजेता रहे हैं, रनर अप में रहे हैं। और आप सभी को बता दूं यूएस ओपन के बारे में, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1881 में पुरुष एकल जो आपका मेन सिंगल्स की स्थापना मतलब शुरुआत की गई और वुमेन सिंगल की शुरुआत 1887 में की गई। कोर्ट प्रकार हार्ड कोर्ट का यूज किया जाता है। आयोजन का समय जो है हर साल अगस्त या सितंबर के समय इसको आयोजित किया जाता है और यह साल का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम था जो आपका आयोजित हुआ है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 4 ऐसे ग्रैंड स्लैम जो शुरुआत में आयोजन स्थल हुए थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए विंबलडन 1877 में लंदन में आयोजित हुआ था, जो कि आपके ग्रास कोर्ट का प्रकार था। ये कोर्ट में देखें। यूएस ओपन जो है 1881 वाला वो आपके न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, ये भी हार्ड कोर्ट पे हुआ था। फ्रेंच ओपन जो है 1891 पेरिस के अंदर हुआ था, जो कि क्ले कोर्ट का आपका टाइप था। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 में मेलबर्न में हार्ड कोर्ट में ये आपका खेल खेला गया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, आप सभी के लिए पूछा जा सकता है कि विंबलडन जो 1877 का वो कहाँ पे खेला गया, तो ये भी आप सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ ऐसे इंपोर्टेंट सवाल थे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। अब हम लोग आते हैं एक ऐसे न्यूज पर जहां पर हम देखेंगे कि भारत की ऐसी कौन कौन सी सरकार
भारत सरकार के ऐसे कौन कौन से आने वाले समय में लक्ष्य रखा है भारत ने अपने आप को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए और भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है वो 2025 में रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 में रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है 2025 में, ये भी टारगेट रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिक्स करके लक्ष्य रखा गया है 2025 में। ये बहुत बड़ा स्कैम का भी इस पे भी बहुत ज्यादा वो आ रहा है कि भाई जो नितिन गडकरी हैं, इनके 2 बेटे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इनकी 2 कंपनी है, इससे इनको फायदा हो सकेगा। तो ये बहुत सारे इनके शेयर के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए। इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ये पता लग सके कि जो 20% मिलाया जा रहा है एथेनॉल पेट्रोल के अंदर, इससे कितना फायदा, कितना नुकसान और कितना ज्यादा फायदा आपके नितिन गडकरी के बेटों को है। बाकी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे जरूर। और जो वेटिंग टिकट को खत्म करने का, कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य जो है वो 2027 तक रखा गया है। रेलवे के अंदर $1 ट्रिलियन के डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है 2028 तक रखा गया है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 को रखा गया है। और अब कपड़ा निर्यात जो कि 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य जो है 2030 तक का ये लक्ष्य रखा है हमने। तो आप सभी लोग याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल थे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टैटिक जीके के करंट अफेयर से रिलेटेड ये आपके कंसेप्ट से जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो आप सभी लोग आज का सवाल का जवाब आप लोग आपके कमेंट बॉक्स में देंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है। तो आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। होमवर्क है, आप सभी के लिए ध्यान रखना है, आप सभी स्टूडेंट्स को, बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, ख्याल रखिए। और प्लीज सेशन में जो भी बच्चा नया हो तो आप सभी लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं। और फर्स्ट टाइम जो आए हैं एक बार अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा सेशन। और आप सभी लोग होमवर्क में जो सवाल दिया गया उसको सवाल करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल शाम को 6 बजे 6 PM पर एक महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें ऐसे 500 सवाल आपके लास्ट 1 ईयर के, लास्ट 1 ईयर का मतलब क्या है, लास्ट 1 ईयर के मतलब अगस्त से लेके इस अगस्त तक का, 2024 अगस्त से लेके 2025 अगस्त तक का कंप्लीट करंट अफेयर टॉप 500 सवाल आप सभी के लिए होंगे। आप सभी लोग 6 बजे सेशन को जुड़ना ना भूलिएगा, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ही अगर आप कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण आप सभी को करंट अफेयर और यहाँ पे स्टैटिक जीके मैराथन मैं करवा रहा हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना ख्याल रखिए। जो भी कोई अगर आपको दिक्कत हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी का धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।